नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम को उनकी कुर्सी का भी उतना सम्मान करना चाहिए जितना वह खुद उनकी कुर्सी का करती हैं। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को चोर कहकर पूरे राज्य का अपमान किया है। वर्धमान में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धन रोकने से राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है। ममता ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को लेकर केंद्र के सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर भी धन रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र ने 186 टीमें भेजी, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। ममता ने यह भी कहा कि चुनाव आते ही प्रधानमंत्री प्रवासी पक्षी की तरह बंगाल आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की भाजपा सरकारों में फैले भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लेते हैं। बिहार की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मामला झारखंड विधानसभा तक पहुंच गया है। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में एसआईआर का विरोध करते हुए प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने और गरीबों व दलितों को वोट के अधिकार से वंचित करने की कोशिश है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि चूंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव स्वतः पारित हो गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को मतदाता बनाने की साजिश की जा रही है। इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया और इस पर बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। शाह का बयान तब आया जब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि धनखड़ कहाँ हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लापता धनखड़ टाइटल से पोस्ट करते हुए पूछा कि वे इस समय अस्पताल में हैं, योगा कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। सिब्बल ने एक वीडियो संदेश में भी कहा कि अगर स्वास्थ्य इतना बिगड़ा है तो अमित शाह को पता होगा कि वे किस अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा कि जनता को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि 21 जुलाई की रात को धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और तब से वे पब्लिकली कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। यह जांच दल पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में काम करेगा और विदेशी पशुओं, खासकर हाथियों के अधिग्रहण, वन्यजीव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों की जांच करेगा। याचिकाकर्ता ने केंद्र पर पशुओं के गैर कानूनी अधिग्रहण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। रिलायंस के नियंत्रण वाले वनतारा केंद्र ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है और एसआईटी को पूरा सहयोग देगा। बता दें कि वनतारा का संचालन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी करते हैं और पीएम मोदी भी मार्च 2025 में यहां का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथिनी महादेवी को लेकर लोगों ने वनतारा और जियो के खिलाफ आंदोलन किया था। जर्मन और वेनेजुएला की रिपोर्ट्स ने भी वनतारा पर विदेशी जानवरों के व्यापार से जुड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष और मंगोलपुरी के विधायक राजकुमार चौहान को ग्रामीण विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने की चर्चा है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में अधिकतम 7 ही मंत्री हो सकते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। यह सीमा संविधान संशोधन के तहत तय है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के कुल 70 विधायकों का केवल 10वां हिस्सा ही कैबिनेट में हो सकता है। दोनों नेता पहले कांग्रेस में थे और भाजपा में आने के बाद मंत्री पद नहीं मिल सका, जिससे समर्थकों में नाराजगी थी। सम्मान देने के लिए उन्हें ये पद दिए गए हैं। विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा ने साफ किया है कि संविधान मंत्री का दर्जा देने की इजाजत नहीं देता। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में लगातार तीसरे दिन हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई निचले इलाके और सड़कें पानी में डूब गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात को गंभीर बताते हुए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक्स पर जानकारी दी कि वे श्रीनगर से अगली उड़ान से जम्मू पहुंचकर हालात की निगरानी करेंगे। राहत कार्यों के लिए उपायुक्तों को अतिरिक्त धनराशि भी दी गई है। डोडा जिले के भालेसा क्षेत्र में बादल फटने से 3 लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तावी, बसंतर और चेनाब नदियों का जल स्तर अलर्ट स्तर पर है। मौसम विभाग ने अगले 40 घंटे तक और भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने
और जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करने की अपील की। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को बिहार के सुपौल पहुंची, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने जनता से सीधा संवाद किया। रैली का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी और जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर एक भारतीय को वोट का अधिकार दिया है। यह अधिकार कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी दिनों में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में कम से कम 30 दिन हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। इस बिल को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन विपक्षी दलों में इस पर बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी पहले ही जेपीसी का बहिष्कार कर चुके हैं और अब कांग्रेस और आरजेडी भी इसमें शामिल न होने के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने आधिकारिक घोषणा नहीं की। विपक्ष का कहना है कि यह बिल लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करता है, जबकि सरकार का दावा है कि यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है। वहीं सीपीएम और बीजेडी ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में एकजुटता की कमी साफ दिखाई दे रही है, जिससे भाजपा को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर भारद्वाज बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उदित राज ने उदाहरण देते हुए अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी और नारायण राणे के नाम गिनाए और कहा कि बीजेपी में शामिल होते ही नेताओं के सभी आरोप खत्म हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इन दौरों का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी संबंधों को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में भारत के राज्यों और जापान की प्रांतीय सरकारों के बीच सहयोग बढ़ा है और इस पहलू पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। मिस्री ने कहा कि यह यात्रा न केवल पुराने रिश्तों को गहराई देगी बल्कि नए सहयोग के रास्ते भी खोलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त को जापान जाएंगे, जहां वे 15वें भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन जाएंगे और वहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह दौरा भारत की विदेश नीति और एशियाई साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.